हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी पर। मैं मधुसूदन सर आपके लिए सीटेट की श्रृंखला चला रहा हूं और सीटेट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 की पुस्तक से उनके पाठ और उन पाठों से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। और आप देखेंगे कि परीक्षाओं में विगत वर्षों में इन्हीं सब पॉइंटों से क्वेश्चंस बना कर पूछा गया है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उस पॉइंट्स को उठाऊं और आपको कुछ बातें नोट करा दूं। अगर आप वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मैं पॉइंटों के बारे में बता भी दे रहा हूं, लिखवा भी दे रहा हूं, साथ ही साथ आप खुद भी जाकर क्लास 5 के बुक्स में से ये सब चीज़ अपने से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज के नए टॉपिक पर, पाठ 12। और पाठ 12 में जो नया टॉपिक है, ठीक, उसका नाम है खत्म हो जाए तो। खत्म हो जाए तो, और ये खत्म हो जाए तो ये हमारा पाठ 12 है। इस पाठ में ईंधन के बारे में दिया गया है। इस पाठ में ईंधन के बारे में दिया गया है। ठीक है, ईंधन अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इस पाठ के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जमीन से खजाना, जमीन से खजाना। ठीक है, हेडिंग भी दे सकते हैं आप, मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, हम आपको नोट भी करवा देना, लिख लीजिएगा। जमीन से खजाना। आप जानते हैं कि खनिज तेल जो होता है वो ज़मीन में ही पाया जाता है। तो ज़मीन से जो खनिज तेल निकलता है वो गाढ़ा बदबूदार रंग का होता है। और ये गाढ़ा बदबूदार जो खनिज पदार्थ होता है, खनिज तेल होता है, यह फिर फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ रिफाइंड होता है, उसको साफ़ किया जाता है और साफ़ करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, मोबिल, ग्रीस इत्यादि वस्तुएं निकाली जाती हैं और फिर इसको मार्केट में लाकर बेचा जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया होती है। तो इस पॉइंट में यहाँ पर यही सब बताया गया है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, खनिज तेल जमीन में गहराई से निकाला जाता है। खनिज तेल जमीन में गहराई से निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। और हूबहू यही टॉपिक, यही क्वेश्चंस आया भी है। तो लिखिएगा, निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें खुली होती हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें घुली मिली होती हैं, छुपी होती हैं, जिन्हें अलग अलग व साफ करने के लिए इन्हें रिफाइनरी भेजा जाता है। ठीक, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 करिएगा, रिफाइनरी में खनिज तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस प्राप्त होता है। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपके उभर कर आते हैं। तो ज़मीन के नीचे से हमें क्या क्या मिलता है, तो ज़मीन के नीचे से हमें जो है खनिज तेल जब हम रिफाइन करते हैं तो केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी गैस, मोम, कोल तार, ग्रीस। ठीक है, और प्लास्टिक तथा पेंट बनाने के लिए भी जो तेल होता है वो भी हमें जो है खनिज तेल से ही प्राप्त होता है। ये जो खनिज तेल होता है गाढ़ा बदबूदार होता है। ठीक, इसी पाठ में और एक पॉइंट आएगा, प्रश्न पूछा है। ठीक है, गोबर के उपलों के बारे में। तो हम लोग जो अपने देहाती भाषा में गोईठा बोलते हैं, या उसको गोईठा ही बोलते हैं, उपला। ठीक है, जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनाया जाता है और हमारे घर में उनका प्रयोग होता है देहातों में। तो यहाँ से भी एक प्रश्न उठाया है, तो आप हेडिंग दे दीजिएगा, गोबर के उपले। गोबर के उपले। ठीक है, और इसमें लिखिएगा,
गाय और भैंसों के गोबर से उपले तैयार किए जाते हैं। गाय और भैंस के गोबर से उपले तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए किए जाते हैं, जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। यह ईंधन जब जलता है तो एक प्रकार का काला धुआं उत्पन्न करता है। जब ये ईंधन जलता है तो एक प्रकार का काला धुआं उत्पन्न करता है, जो श्वास नली में जमा हो जाता है, जिसके कारण और जिसके कारण इससे खांसी भी आती है और यह अत्यधिक प्रदूषण भी करता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अभी इसको समझ लीजिए। ये जो उपला होता है ये गाय के गोबर, भैंस के गोबर से बनाया जाता है और ये ईंधन के काम में उपयोग में लाया जाता है। जब ये उपला जलता है तो इससे काला धुआं एक निकलता है। ये जो काला धुआं होता है तो जो खाना बनाता है उसके सांस नलियों में बैठता है, जमा हो जाता है, जिससे खांसी आती है। और साथ ही साथ ये जो धुआं होता है वो प्राकृतिक वातावरण के लिए भी हानिकारक होता है, अर्थात वो वातावरण में प्रदूषण भी फैलाता रहता है। ठीक है, इसी टॉपिक में, इसी पार्ट में एक और टॉपिक है, वो भी टॉपिक बनाइएगा, हेडिंग दे दीजिएगा, लकड़ियों के ईंधन। ठीक है, लकड़ियों के ईंधन। तो पहले कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आपको समझा देते हैं। लिखिएगा, लकड़ी का ईंधन आमतौर पर जंगल से इकट्ठा किया जाता है। इनका भी प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। श्वास नली में इसका धुआं जाकर बैठता है और खांसी आती है। इसका धुआं भी वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, तो जैसे आप गोबर के उपले में पढ़े, उसी तरह से लकड़ियों के ईंधन भी जब जलता है, ठीक है, तो इसमें भी एक काला धुआं निकलता है जो श्वास नली में बैठता है और इससे हमें खांसी आती है और यह भी वातावरण को जो है प्रदूषित करता है। लकड़ियां ले आने के लिए जो है जंगल में जाना पड़ता है या आसपास की पेड़ों से टहनियों को तोड़ना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन आता है एलपीजी के बारे में। ठीक है, एलपीजी, तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं एलपीजी का पूरा नाम। ठीक, एलपीजी इसको इंग्लिश में लिखते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LIQUIFIED लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETROLIUM पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में कहते हैं इसे द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आते हैं तो इनको लिख लेते हैं, लेकिन पहले ये जान जाइएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है। ये वही एलपीजी है जिसका इस्तेमाल आप लोग घर में खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट करिए। पहला नंबर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, यह प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इत्यादि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यह प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इत्यादि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव आइसोब्यूटेन है, जो
तेज नीली लौ के साथ जलता है, जो तेज नीली लौ के साथ जलता है और ऊष्मा प्रदान करता है, और ऊष्मा प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 2 करिएगा। यह एक प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होता है। एलपीजी का प्रयोग खाना पकाने के रूप में होता है, खाना पकाने वाले गैस के रूप में होता है तथा इसके रिसाव को पहचानने के लिए उसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मरकैप्टन ठीक है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसके कारण रिसाव होने पर हम आसानी से जान जाते हैं। ठीक है, तो ये था एलपीजी के बारे में। यहाँ से प्रश्न उठाता रहता है। इसका मुख्य जो अवयव है वह याद रखिएगा आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। यह प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इत्यादि हाइड्रोकार्बनों का क्या है, मिश्रण है। इसका उपयोग घर में खाना बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, और ये भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज तेलों से निकाल कर रिफाइंड कर हमें गैस प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें मरकैप्टन क्यों मिला जाता है? मरकैप्टन इसलिए मिला जाता है ताकि अगर कोई रिसाव हो तो आप तुरंत समझ जाएं, क्योंकि मरकैप्टन जो है बहुत तेज महकता है। अगर गैस के साथ ये रहेगा तो जैसे ही गैस अगर लीक होगी तो मरकैप्टन जो है उसके साथ जो निकलेगा बहुत ज़्यादा दुर्गंध देगा, महकेगा, जिसके कारण आप जान जाएंगे कि हमारी गैस लीक हो रही है और आप खतरे से बच सकते हैं। ठीक है, तो अगर एलपीजी की बात हुई है तो एलपीजी के साथ साथ हम लोग सीएनजी की भी बात कर लेते हैं, सीएनजी गैस। ठीक है, आइए सीएनजी गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। CNG, ठीक है, इसका पूरा लिखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का पूरा। इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः वाहनों में किया जाता है। इसे वाहन चलाए जाते हैं, इसलिए इस वाहनों में प्रयोग होता है क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषण करता है, बहुत ही कम प्रदूषण करता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसका मुख्य रूप से वाहनों में प्रयोग किया जाता है। यह गैस पेट्रोल, डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषित होती है। यह 70% कार्बन मोनोऑक्साइड और 70% कार्बन मोनोऑक्साइड और 87% नाइट्रोजन ऑक्साइड कम उत्सर्जित करती है। अतः यह पर्यावरण दृष्टिकोण से अच्छा होता है। तो हमने आपको बताया ना कि ये जो सीएनजी गैस होती है यह मुख्यतः वाहनों में प्रयोग की जाती है, और वाहनों में प्रयोग करने का मुख्य कारण ये है कि बहुत ही कम प्रदूषण करती है। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 70% कम होता है अन्य डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा। 70% कम इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और 87% कम जो है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण यह गैस पर्यावरण को बहुत अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हानि पहुंचाती है, नहीं तो ये ना के बराबर है। ठीक है, तो सीएनजी गैस बहुत इंपॉर्टेंट है वाहनों के लिए। अब इस पार्ट के बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट 13 की। पार्ट 13 और पार्ट
13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। बसेरा ऊंचाई पर, बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, तो पाठ 13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। और इस पाठ में लद्दाख, जो अब यूनियन टेरिटरी हो गई है, पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग था लद्दाख, लेकिन अब लद्दाख जो है अलग हो गया है जम्मू कश्मीर से। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पहले क्या था, पहले लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर राज्य में ही आता था। तो यहाँ जो बात होगी लद्दाख के बारे में, ठीक, और लद्दाख के मकानों के बारे में यहाँ प्रश्न पूछता रहता है कि लद्दाख में जो मकान होते हैं वे कैसे होते हैं। तो आप एक हेडिंग दे दीजिएगा, लद्दाख के मैदानों की विशेषता। लद्दाख के मकानों, लद्दाख के मकानों की विशेषता। ठीक है, तो लद्दाख के मकानों की विशेषता हेडिंग दे दीजिएगा और इसमें पॉइंट करके कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। वो पॉइंट्स परीक्षा में आए हुए भी हैं, वहीं से क्वेश्चन आता भी है। नंबर 1 लिखिएगा, यहाँ के घरों की छतें पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। ठीक, पहला पॉइंट यही है कि यहाँ जो छत बनती है, यहाँ की बनी छतें पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों से बनती हैं और ये छतें ढालू छतें होती हैं। ढालू, सपाट नहीं, ढालू होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, घरों के फर्श लकड़ियों के होते हैं। घरों के जो फर्श होते हैं वह लकड़ियों के होते हैं। चौथा पॉइंट इसमें नोट करिएगा, घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं और पत्थरों की बनी होती हैं। ठीक है, तो ढालुएं क्यों होती हैं इनकी छतें? क्योंकि इस पर अगर बर्फ आए तो ये जो है नीचे गिर जाए, इस पर टिक ना पाए। अच्छा, इनकी छतें और फर्श लकड़ियों क्यों बनते हैं? क्योंकि लकड़ियां जो है उष्मा का कुचालक होती हैं और ये बर्फ जब इन पर आती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा ठंड नहीं होती हैं, ये उष्मा बनाए रखती हैं, ज़्यादा ठंड नहीं होती। इसलिए फर्श और इनके जो छतें होती हैं वो लकड़ियों के बनाए जाते हैं। दीवारें मोटी होती हैं पत्थर की, ताकि बाहर की जो ठंडक है वो अंदर जल्दी प्रवेश ना कर सके। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है लद्दाख के मकानों की विशेषताओं के बारे में। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, वो भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में इस टॉपिक को लिखिएगा, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान। ठीक, ठंडा रेगिस्तान से भी प्रश्न आपके सीटेट में पूछा गया है। सीटेट की परीक्षाओं में वहाँ पे प्रश्न उठाए गए हैं। और ये ठंडा रेगिस्तान जो है वो भारत के इसी लद्दाख क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्षेत्र में है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्षेत्र में है। दूसरा पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, भारत में ठंडा रेगिस्तान मानसून से इसलिए नहीं प्रभावित होता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं। साथ ही साथ वे हिमालय पर्वत की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, जिससे वहाँ पर कम वर्षा होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा हो जाता है। होता क्या है कि हमारा जो हिमालय है
ठीक है। इधर नेपाल तिब्बत ये सब है, चाइना इधर है, और ये मान लीजिए हिमालय है, और ये जो हमारा क्षेत्र है ये लद्दाख है, ये हमारा क्षेत्र लद्दाख है। तो जो मानसूनें आती हैं यहाँ से टकराती हैं और यहाँ पे फिर वापस चली जाती हैं। ये जो क्षेत्र है ये मानसूनों से प्रभावित नहीं होता है, और साथ ही साथ ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये होता है कि जो मानसूनें आते हैं इधर ही बारिश करा कर चली जाती हैं, इधर बारिश नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्नोफॉल होता है यानी जो बर्फबारी होती है, वो बर्फबारी के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है वह सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, और मरुस्थल जैसा बन जाता है, जिसके कारण से हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं इस पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको लेते हैं। इस अगला पॉइंट है दुनिया में मशहूर पश्मीना। दुनिया में मशहूर पश्मीना, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है दुनिया में मशहूर पश्मीना, यहाँ पश्मीना साल के बारे में बात होती है। और आप जानते हैं पश्मीना साल बहुत गर्म साल होती है और बहुत पतली होती है। पतली होने के साथ साथ ये बहुत गर्म होती है, ठीक है। तो इसकी क्या खूबियाँ होती हैं यहाँ पर इस टॉपिक में आपके दिया गया है, तो उसी टॉपिक को हम आपको नोट करवाते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, और इतनी गर्मी पर भी ये मोटी बिल्कुल नहीं होती है। पहला पॉइंट ये, इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, ठीक है, ये मोटी बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यह सर्दियों में यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो ये जो पश्मीना साल होती है ये एक विशेष प्रकार की बकरी की नस्ल से बनती है, और यहाँ बकरी चलाने वाले को बकरा वाला भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो बकरियाँ होती हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, ठीक है। उनके बालों से यह पश्मीना साल बनती है। पॉइंट नंबर 3 करिएगा, पश्मीना साल इन पहाड़ी बकरियों के बालों से बनते हैं, और ये इतने पतले होते हैं कि 6 बाल मिलकर ये हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। तो जो हमारा एक बाल है, हमारा एक बाल देखते हैं आप कितना पतला होता है, इस एक बाल में उस बकरी के 6 बाल हो जाएंगे, यानी उसके 6 बाल की मोटाई जितनी होगी हमारे एक बाल के बराबर है। अर्थात इतने पतले उसके बाल होते हैं उस बकरी के, ठीक है, और उन्हीं बालों से पश्मीना साल बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 4 नोट करिएगा, पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, ठीक है। तो जो पश्मीना साल होती है उसकी बुनाई हाथों से की जाती है, मशीन से नहीं की जाती है। एक बुनकर होता है, एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना साल तैयार करता है। तो अगर एक बुनकर अगर है और वह 250 घंटे अगर बुनाई करता है, तब जाकर एक पश्मीना साल बनाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 जो है आप ये कह सकते हैं पश्मीना साल बहुत पतली होती है। यह भी माना जाता है कि इसे एक ऊँठी से आर पार किया जा सकता, ऊँठी में से आर पार किया जा सकता, मतलब इतनी पतली होती हैं, ठीक है। इसलिए ये बात कही जाती है, अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि पश्मीना साल बहुत
गर्मी देती है और साथ ही साथ बहुत पतली भी होती है। इसके एक साल हमारे 6 स्वेटर के बराबर होते हैं और उसको बुनने में 250 घंटा एक बुनकर लेता है। ठीक है। इसी टॉपिक में सिकारे के बारे में बात किया गया। सिकारा, ठीक है, सिकारा। तो हेडिंग दीजिएगा सिकारे। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में एक झील है जिस झील का नाम है डल झील। ये बहुत खूबसूरत झील है और जो जम्मू कश्मीर घूमने जानता है, कश्मीर में जाता है, श्रीनगर में जाता है तो डल झील के पास जरूर जाता है। ठीक है। डल झील के पास जाता है, जो श्रीनगर जाता है डल झील देखने जाता है। इस डल झील में एक छोटी सी नाव चलती है, इस नाव को ही सिकारा कहते हैं। ठीक, इस नाव को ही क्या कहते हैं? सिकारा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं श्रीनगर में डल झील है, यहाँ इस झील में बाहर से आए हुए टूरिस्ट छोटी नाव में बैठकर झील का मजा लेते हैं। इस छोटी नाव को ही सिकारा कहते हैं। ओके, अच्छा। और इसी डल झील में जो है हमें बड़े बड़े नाव पर कुछ होटल देखने को मिलते हैं, कुछ घर देखने को मिलते हैं जिसे हाउस बोट कहते हैं। तो हाउस बोट में भी को भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा श्रीनगर के घर, हेडिंग देकर लिखिएगा श्रीनगर के घर। पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं, हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट, दूसरा पॉइंट ये है, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। तो जो हाउस बोट होती है उसकी लंबाई 80 फीट होती है और उसके बीच की चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन, ठीक है, खत्म बंद है जो जिग्सा जिसका पजल जैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो जो श्रीनगर के लोग हैं वे जब भी श्रीनगर जो भी घूमने जाता है तो वे अधिकतर इन हाउस बोटों में ही ठहरना पसंद करता है। और इस हाउस बोट की लंबाई 80 मीटर होती है और बीच की मोटाई जो होती है, चौड़ाई जो होती है, बीच की जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फुट होती है। और ये जो हाउस बोट हैं ये डल झील पर ही तैरते रहते हैं और बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है वहाँ से। ठीक है। तो हाउस बोट आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगे। इस पार्ट में से ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। पार्ट 13 में से आशा है कि आप अपना नोट्स बनाए होंगे और आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमें चैट कर सकते हैं। ठीक है। और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते साथ साथ ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको मैं वीडियो बनाकर दे पाऊँ। ठीक है। इसी आशा से मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक। तो अगले वीडियो के लिए वेट करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।